सूर्य की बात कर रहा था मैं, जो इस समय नीच है और बहुत ही ऐसी अवस्था में है कि इतना ज़बरदस्त दुष्प्रभाव दे रहे हैं। कुछ लोगों के ऊपर तो साक्षात दिखता है, क्योंकि जो लोग न्यूज़ में हमें मिल जाते हैं कि इसके घर से ये मिला, इसके घर से ये मिला, इसके ऊपर ये करप्शन चार्जेस लग गए, ये सब सूर्य का प्रकोप होता है। तो हमें समझना पड़ेगा कि सूर्य हमारे लिए किस भाव के स्वामी हैं, ये याद रख लीजिए। किस भाव में गोचर कर रहे हैं वो तो आफ्टर 30 डेज गोचर में चेंज हो ही जाते हैं। जब भी हमने ग्रह को समझना है ना, विशेषकर ग्रह का फल समझना है, तो दो भाव देखने ही पड़ते हैं कि एक वो कि किस भाव का स्वामी है, दूसरा वो किस भाव में स्थित है। उन दोनों का प्रभाव चल रहा होता है। मान लीजिए मेष ही लगन है आपका, मेष लगन के लिए सूर्य पंचम भाव का स्वामी है। पंचम भाव में संतान आती है और इस समय नीच राशि में है। इसका मतलब संतान को कष्ट आएगा, कुछ भी कष्ट आ जाए। और सूर्य का कष्ट तो यही होता है, पुलिस का चक्कर, चालान कटना, किसी ने रोक लिया, कोई बदनामी होना, कोई कलंक होना। ये मेष लगन को बता रहा हूं मैं। तो ये दोनों चीजें हैं कि किस भाव का स्वामी है, वो संतान का स्वामी है। मेष लगन वालों के लिए कहां चला गया, नीच राशि में चला गया, तो संतान के लिए समस्या पैदा हो जाएगी। समझे बात को। ऐसे ज्योतिष का फलादेश निकाला है ऋषि पराशर जी ने, जिसे हम लोग फॉलो करते हैं और प्रयास करते हैं कि आप तक ये बातें पहुंचे, आप उनको देखें। आपके घर में मेष लगन वाला कौन है, वृष वाला कौन है, सिंह वाला कौन है, कर्क वाला कौन है, उनसे इनको जोड़कर देखें। अगर ये प्रभाव आपके ऊपर आ रहा है तो फिर जो हम रेमेडीज बताते हैं वो भी कीजिए, ठीक है। तो थोड़ा बचाव होता है। सबसे बढ़िया रेमेडी आपको बता चुका हूं कि कोई भी सरकारी बिल खुद लाइन में लग जाइए। खुद अपनी पोजीशन, अपना ईगो, अपना अहंकार सब छोड़कर खुद लाइन में लग जाइए। आधा काम सूर्यदेव का हो जाता है उसी से। छोटा सा उपाय है। चलिए शुरू करते हैं मेष लगन वालों से। मेष सबसे पहला लगन होता है। इनके लिए सूर्य पंचमेश है, पांचवें घर के स्वामी है। पांचवा घर होता है संतान का घर, स्टूडेंट्स के लिए एजुकेशन का घर, यंग बच्चों के लिए लव अफेयर का घर, या फिर जुआ सट्टा लॉटरी का भी घर होता है पांचवा घर, जिसको सडन गेन कह देते हैं। तो ये संतान का, अफेयर का, एजुकेशन का, सडन गेन का ग्रह 16 नवंबर तक नीच राशि में है। थोड़ा सतर्क रहिएगा। संतान से समस्या, संतान को समस्या, समझे। संतान से समस्या, संतान को समस्या, एजुकेशन के मामले में समस्या, लव मैटर्स के मामले में समस्या। ये मेष लगन वालों को मैं बता रहा हूं, तो थोड़ा संभलिए। आपका सूर्य इस समय नीच राशि में है। नीच राशि का मतलब कि तुला राशि में है। और मेष लगन वालों के लिए सूर्य त्रिकोण का स्वामी होता है, खासकर धर्म त्रिकोण का। तो अगर आपने सूर्य का उपाय करना है तो आपका तो त्रिकोण का स्वामी है, उसे तो आपको वापस अडॉप्ट करना है अपनी तरफ, कि राम जी के दरबार में, क्योंकि राम जी सूर्यवंशी हैं, वहां पे आपको सूर्य संबंधित वस्तुओं से माथा टेकना है, जिसमें दलिया, कनक, गेहूं, गुड़, तांबे का लोटा आता है, ठीक है। लेकिन जिस राशि में ये जाकर नीच हुआ है उसका दान करना है आपको। तुला राशि का, शुक्र की वस्तुओं का, दूध की बनी मिठाई किसी गरीब को थोड़ी सी दे दीजिए, शुक्र का दान हो जाएगा। तो वो जो नीच कर रहा है उसका दान कर दीजिए, जो नीच हो रहा है उसे दोबारा स्ट्रांग कर लीजिए। छोटी सी बात है, समझ आई बात, टेक्निकल बात है। यही सूर्य 16 नवंबर को तुला राशि से निकलकर वृश्चिक राशि में चले जाएंगे। अब ये अष्टम भाव में जाएंगे, ये भी ध्यान से सुन लीजिए। 8वें घर में सूर्य का रोल 50-50 हो जाएगा, क्योंकि छठा घर, 8वां घर और 12वां घर, ये तीन घर जो हैं ये नेगेटिव माने गए हैं। 6, 8 और 12 में गए हुए ग्रह अपना प्रभाव जो है वो छोड़ देते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं। अब यहां पर सूर्य, ध्यान से सुनते जाइए, 8वें घर में जाएगा अब अगले 30 दिन भी। तो आपको सतर्क ही रहना है संतान की तरफ से,
एजुकेशन की तरफ से, अफेयर्स की तरफ से, सडन गेन के मामले में भी बच के रहिएगा, कहीं ना कहीं गड़बड़ कर देता है ये। और राम दरबार में गुड़ दलिए से माथा टेकना है, ठीक है। अब आइए वृष लगन की बात करते हैं। 2 नंबर जिनका शुक्र का लगन है, सूर्य देव की बात चल रही है, क्योंकि सूर्य 16 नवंबर तक अनिष्ट कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, थोड़ी सी गड़बड़ कर रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि हमें सतर्क रहकर क्या करना चाहिए। सूर्य देव वृषभ लगन वालों के लिए चौथे घर के स्वामी हैं। चौथा घर होता है सुख स्थान, माँ का घर, भूमि का घर, भवन का घर, वाहन का घर। अगर आप राजनेता हैं तो जनता का घर। चौथे घर को हमारा चेस्ट का पार्ट कहा जाता है। इसी को कहते हैं ना सुख। मगर ना जब भी पाके ठंडा लग गई, ठंड पै गई, कहते हैं ना कभी कभी बुजुर्गों को जाओ ठंड पाती पुत्र। तो ये चौथा घर होता है, ये जो ठंड पैती है यहाँ पे, इसको चौथा घर कहते हैं। तो भूमि भवन वाहन का कारक वृष लगन वालों के लिए नीच राशि में है। 16 नवंबर तक थोड़ा संभल कर वाहन चलाइएगा आप भी। आपके लिए भी ये चालान का कारक बन सकता है, चोट का, एक्सीडेंट का कारक बन सकता है। माता की सेहत के लिए शुभ नहीं होता, क्योंकि माँ का ये घर है। अपने मन को परेशानी हो सकती है, क्योंकि मन का ये मन की शांति का घर होता है। तो थोड़ा सा संभल कर रहिएगा। इस समय ये नीच का सूर्य आपके छठे घर में है, ठीक नहीं है। एक तो नीच है, एक रोग स्थान में है, तो गड़बड़ है, संभलिएगा। अब यहां पे उपाय उल्टा होगा, ध्यान से सुन लीजिए। यहां पे आप सूर्य को स्ट्रॉन्ग करने की रेमेडी मत कीजिएगा, क्योंकि आपकी जो कुंडली है वो दैत्य श्रेणी में आती है। सूर्य की जो नेगेटिविटी है, उसे आपने चेंज करना है। तो आप, अब तो मौसम आ गया बहुत बढ़िया, गुड़ की रेवड़ियां बांट दीजिए बच्चों में, क्योंकि वो सूर्य की वस्तु है। गुड़ वाली गचक बांट दीजिए बच्चों में, क्योंकि वो सूर्य की वस्तु है। लेकिन खानी नहीं चाहिए आपको, क्योंकि आप शुक्र का लगन है, ठीक है। क्योंकि आप तो पनीर खाएं, आप तो वाइट वाली जो गचक है वो खाएं। सर्दी आ गई है इसलिए बता रहा हूं, बांट दीजिए। तो आपका जो सूर्य का प्रभाव है वो पॉजिटिव हो जाएगा। ये वृषभ लगन को मैंने बताया है। और यही सूर्य आपके 7वें घर में चले जाएंगे 17 नवंबर से। तो वहां पर इसका प्रभाव बदल जाएगा, नीच प्रभाव खत्म होकर सप्तम भाव का प्रभाव मिलेगा। जॉइंट वेंचर्स के काम बनेंगे आपके, जीवन साथी के साथ संबंधों में सुधार होगा, डेली सोर्स ऑफ इनकम तेज हो जाएगा, क्योंकि 7वें घर से हम कमाई भी करते हैं, ये व्यापार का घर भी होता है, ठीक है। चलिए अब आते हैं मिथुन लगन पर। मिथुन लगन पर थोड़ा सा आपको समझ लेना चाहिए कि ये बुध का लगन होता है, बुध का। मिथुन लगन वाले अगर सूर्य की राशि देखेंगे तो आपके 3रे घर में आती है। 3रा घर होता है हमारे पराक्रम का घर, हमारे भाइयों का घर, हमारे पड़ोसियों का घर, हमारे कंधे, हमारे बाजू बल। मिथुन लगन को बता रहा हूं। तो उत्साह का घर है, डिसीजन का घर है ये। यहां का स्वामी सूर्य इस समय नीच है आपके 5म भाव में। सुनते जाइए। अब ये जो नीच होता है ना, उत्साह का घर, पराक्रम का घर, तो हम कुछ ना कुछ गड़बड़ कर बैठते हैं। फालतू के एक पराक्रम को लेकर अंदर घूम रहे होते हैं, क्योंकि सूर्य इगोइस्टिक भी है। पराक्रम तो है लेकिन अहंकार भी है, इसको राजा कहते हैं, क्रूर भी कहते हैं सूर्य को। तो 3रे घर का स्वामी अगर नीच हो जाए तो समझ लीजिए हम जल्दबाजी में, तेजी में, सीधी सी भाषा करें ना, फुकरेपंथी में गलती कर बैठते हैं कोई ना कोई, और वो गलती भारी पड़ जाती है। क्योंकि नीच है, ये कलंक लगा देता है। क्योंकि ये नीच है, ये कोर्ट कचहरी थाने मुकदमे तक ले जाता है। क्योंकि सूर्य है, सरकार का ग्रह है, राज दरबार का ग्रह है, और ये 5म भाव में नीच है आपके। तो पराक्रम का ग्रह 5म भाव में नीच, थोड़ा सा संभल कर रहिएगा। संतान संबंधी मामलों में भी संभलिएगा, क्योंकि 5म भाव संतान, विद्या, अफेयर्स का होता है, उनमें भी गड़बड़ करेगा, आपसे भी गलती करवाएगा। 16 नवंबर तक
ये सूर्य पंचम भाव में नीच है। संभल कर रहे मिथुन लगन वाले। 16 नवंबर के बाद यही सूर्य छठे घर में चले जाएंगे। अब छठा घर फिर मैंने आपको बताया था नेगेटिव होता है, तो संभलना ही पड़ेगा अगले 30 दिन भी। छठे घर का एक फायदा होगा, शत्रु का नाश हो जाएगा। छठे घर में क्रूर ग्रह चला जाए ना, मंगल आ जाए, सूर्य आ जाए, राहु आ जाए, तो रोग शत्रु कर्जे का ये घर है, तो ये शत्रु हंता भी बन जाता है। वो बताए कि आपकी कुंडली वाला सूर्य कहां पे है, लेकिन इस समय सूर्य शुभ नहीं चल रहा। मिथुन लगन वालों को संभल कर रहना पड़ेगा। उपाय आपका भी वही है जो वृष लगन वालों का है, सूर्य की वस्तुएं डोनेट कीजिएगा। आइए कर्क लगन की बात करते हैं। कर्क लगन वालों के लिए सूर्य सेकंड हाउस, दूसरे घर का स्वामी है। दूसरा घर होता है धन का, हमारी वाणी का, हमारे कुटुंब का, हमारी परिवार का। हमारी फैमिली में कितने भी मेंबर्स हों, बच्चे हों, भाई हों, माता पिता हों, सास ससुर हो, कोई भी हो, इकट्ठे रह रहे हो, ज्वाइंट वाली हो, तो फिर वो भी सेकंड हाउस में कोलैबोरेट हो जाती है। तो सेकंड लॉर्ड सूर्य इस समय आपका नीच है सुख स्थान में, चौथे घर में। तो चौथा घर वही है भूमि भवन वाहन, मां का सुख। तो ध्यान रखिएगा, धन का ग्रह, वाणी का ग्रह, कुटुंब का ग्रह सुख स्थान में 16 नवंबर तक शुभ अवस्था में नहीं है। अब यहां पे इसकी जो नेचर है आपके लगन के मित्र की नेचर है। तो यहाँ पे जो हम रेमेडी करवाते हैं वो सूर्य को स्ट्रांग करने की करवाते हैं। राम दरबार में सूर्य की वस्तुओं से माथा टेका जाता है। तो जिसमें अब आपको जब रेगुलर करवाता हूँ वो मैं बोलता हूँ ना आपको, कभी कभी गेहूँ, गुड़, दलिया, तांबे का लोटा, तांबे का सिक्का या गोल्डन सिक्का राम दरबार में रखें। अब जो सीजन आ रहा है वो थोड़ा आसान हो रहा है, गुड़ की रेवड़ियाँ भी रख सकते हैं। तो आपको सूर्य को स्ट्रांग रखना है, तो आपका सूर्य तब जाकर 16 नवंबर तक बचाव वाली पोजीशन में रहेगा। हाँ, 16 नवंबर के बाद ये बहुत शुभ भी हो जाएगा, फिर ये चला जाएगा आपके पंचम भाव में। तो यही सूर्य फिर मित्र के घर में चला जाएगा मंगल के, और वो भी त्रिकोण में। तो ये देगा आपको संतान से सफलता, ये देगा आपको अचानक गेन, कोई ना कोई लाभ। अगर स्टूडेंट है तो एजुकेशन में आपको सफलता मिल जाएगी, ये सूर्य देगा। वो 17 नवंबर के बाद है, उससे पहले थोड़ा संभलिएगा। कर्क लगन वाले, धन की हानि से बचिएगा, वाणी का प्रयोग मधुरता से करिएगा, कुटुंब में तू मैं ना हो, इसलिए शांति से ये 16 तारीख निकालिए। अब आइए सिंह लगन की बात करते हैं। सिंह लगन जिसके स्वामी ही सूर्यदेव होते हैं। सूर्यदेव आपके तीसरे घर में नीच अवस्था में है। इसका मतलब है सारा प्रभाव आपके चेहरे के ऊपर आ जाएगा, आपकी सेहत के ऊपर आ जाएगा, आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर आ जाएगा। आपका जो उत्साह है, आपके शरीर की जो एनर्जी है वो वीक हो जाएगी। तो हेल्थ का ध्यान रखिएगा क्योंकि लग्नेश डाउन है। चेहरे का ध्यान रखिएगा, बिल्कुल कांतिहीन हो जाएगा, आकर्षणहीन हो जाएगा, आलस्य बढ़ेगा अंदर। क्योंकि सूर्य तो शक्ति है, सूर्य तो रोशनी है, सूर्य तो जीव आत्मा के अंदर की प्राण वायु है, प्राण शक्ति है। सूर्य की शक्ति तो धरती के नीचे बीज को फाड़ती है, उसके अंदर से फिर पौधा निकलता है, तो वो पेड़ बनता है, फल बनते हैं। ये सूर्य की पावर होती है। जब ये पावर लेस हो जाए तो आकर्षण खत्म, चेहरा बिल्कुल ढीला ढाला हो जाएगा, आंखों के नीचे गड्ढे हो जाएंगे, मुख से पानी गिरता है बहुत, ध्यान से, ये नीच सूर्य की निशानी है। मुंह से बोलते बोलते पानी, रात को सोते सोते पानी, बात करते करते दूसरे के ऊपर आप स्पिटिंग कर देते, फुहारा छोड़ देते हैं, तो ये खराब सूर्य की निशानी होती है। तो थोड़ा सा संभलिए, अपनी सेहत को बचाइए, माणिक रत्न धारण करके रखिए, सूर्यदेव का गायत्री मंत्र पढ़ें, जल्दी जल्दी सुबह उठकर सूर्यदेव का जल अभिषेक करें, जल चढ़ाएं सूर्यदेव को, तो आपको प्राण शक्ति मिले सूर्य की। हालांकि आप जब इन दिनों में नीच के सूर्य में जब उठकर सूर्य की तरफ देखेंगे तो आपको दर्शन होंगे बड़े डिम, क्योंकि नीच राशि में ना, तुला में है, तो थोड़ा गड़बड़ है इस समय। 16 नवंबर के बाद यही सूर्य आपके सुख स्थान में प्रवेश कर जाएंगे, जहां पर ये आपको बहुत फायदा भी देंगे।
10वें घर पे दृष्टि हो जाएगी तो काम कारोबार दोबारा चलेगा, सरकारी काम सिरे चढ़ जाएंगे, भूमि भवन वाहन का सुख मिल जाएगा। 17 तारीख के बाद सूर्य पॉजिटिव हो जाएंगे। माणिक फिर भी धारण करना है, जल आपको तांबे में ही पीना चाहिए, सूर्य देव का पाठ करना चाहिए। आदित्य हृदय स्तोत्र कहते हैं उसको, जो सिंह लगन वाले लोग हैं। ये वो शक्तिशाली पाठ है जो भगवान श्री राम ने स्वयं रावण के सामने जाने से पहले किया था, याद रख लीजिए। बस इसका ये एक रहस्य है, सीक्रेट है, कि जो स्वयं भगवान श्री राम ने आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ा और फिर जाकर लंका विजय की, तो इस पाठ की शक्ति से सिंह लगन वाले क्या कुछ विजय नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे कन्या लग्न वालों की। 6 नंबर जिनका लग्न है, सूर्य आपके लिए द्वादशेष होते हैं, 12th लॉर्ड, 12वें घर के स्वामी। 12वां घर बड़ा खतरनाक है भाई, जेल यात्रा का घर होता है, पागल खाने का घर होता है, हॉस्पिटलाइजेशन का घर होता है, नुकसान खर्चा हानि, बेफालतू पैसा निकल जाना, ये सब 12वें घर से देखा जाता है। मतलब अंतिम व्यय जो है वो 12वां घर है। शरीर का भी जो व्यय है वो 12वां घर है, इसलिए उसको बेडरूम कहते हैं। समझते इस बात को? बेडरूम शयन कक्ष में जाकर शरीर का भी व्यय होता है। क्यों? भोग का वो घर है, तो वो व्यय स्थान है। लगन से 12वां शरीर का व्यय। तो यहां पर सूर्य आपके 12वें घर का स्वामी होकर दूसरे घर में पहुंच गया है, वो भी नीच होकर। तो 6, 8 और 12 ये तीनों नेगेटिव हाउस हैं। इनके लॉर्ड, इनके स्वामी जिस घर में चले जाते हैं वहां अपनी नकारात्मकता ले जाते हैं, वहां अपनी नेगेटिविटी ले जाते हैं, वहां अपनी पनौती ले जाते हैं, वहां अपनी मनहूसियत ले जाते हैं। तो 12वें घर का स्वामी जब 2nd हाउस में चला जाए तो समझ लीजिए धन का नाश, वाणी में विकार कर्कशता आएगी, कुटुंब में लड़ाई झगड़े पैदा हो जाते हैं। 2nd हाउस कुटुंब होता है। मुख के रोग, 2nd हाउस इस पार्ट को कहते हैं। तो थोड़ा संभलिएगा, अभी 16 तारीख तक सूर्य धन की समस्या पैदा कर सकता है, कुटुंब में कलेश पैदा कर सकता है, आपकी वाणी से निकले हुए शब्द ही आपको कोर्ट कचहरी थाने या पंचायत तक ले जा सकते हैं। फैमिली से ही निकाला हो जाता है कभी कभी, अगर कुंडली में भी उसी ग्रह की दशा अंतरदशा इफेक्टिव हो। तो ध्यान रखिए, 16 तारीख को यह चेंज होकर आपके तीसरे घर में चला जाएगा। वहां फिर आपके पराक्रम में वृद्धि होगी क्योंकि वो मंगल की राशि है। और कोई भी नेगेटिव हाउस का स्वामी एक तरह त्रिशढायेश में चला जाए या नेगेटिव हाउस में ही चला जाए तो वो एक विपरीत योग बन जाता है, और तीसरा घर उन्हीं में आता है पराक्रम में। तो 12वें घर का स्वामी तीसरे घर में आएगा तो शुभ योग भी बनेगा, लेकिन बनेगा 17 नवंबर से। उससे पहले कुछ दिन आपको संभल कर ही रहना होगा। ठीक है, आइए अब तुला लगन की बात करते हैं। तुला लगन, इस लगन में ही सूर्य नीच है भाई। अगर मैं कहूं 2 लगन वालों को सबसे ज्यादा दुष्प्रभाव देगा, उसमें एक तो सिंह लगन है क्योंकि उसके स्वामी हैं, एक तुला लगन है। तुला लगन वालों के लिए यही सूर्य लाभेश होते हैं, इनकम देने वाले, यश देने वाले, लाभ देने वाले। और जब लाभ देने वाला नीच हो जाए तो क्या होगा? नुकसान होगा। जब यश देने वाला नीच हो जाए तो क्या होगा? अपयश होगा, असम्मान होगा, एक तरह हीनता आ जाएगी, बेइज्जती सी हो जाती है। ठीक है, और यही सूर्य कारक किसका है? सरकार का है। सरकार के घर से आपको नुकसान हो जाएगा। अगर कोई मुकदमे में है, किसी भी तरह के किसी फैसले में हैं, किसी जजमेंट की वेट कर रहे हैं, तो गड़बड़ वाले ये अभी 16 तारीख तक दिन है। पिता का कारक होता है ये, पिता संबंधित परेशानी आ जाती है, कुछ ना कुछ बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी, फादर से मन मुटाव हो जाएगा, मतभेद हो जाएगा, दूरी हो जाएगी। तो ये सूर्य जो है वो इस समय 16 तारीख तक बहुत ही नेगेटिव पोजीशन में है तुला लगन वालों के लिए। आपका लगन ही शुक्र का होता है, तो आपको भी वो जो मैं अभी दान बताया था, गुड़ वाली वस्तुएं डोनेट करनी है नीडी पर्सन को, जरूरतमंद को। मंदिर में नहीं रखनी, मंदिर में रखने से तेज हो जाता है ये। थोड़ा थ्योरी समझ लीजिएगा। जो ग्रह देवी देवता को चढ़ाते हैं जो वस्तु, वो स्ट्रांग होती है, और जो
वस्तुएं हम डोनेशन में दे देते हैं, वो समझ लीजिए उनका प्रभाव कम होता है। इसलिए हम जब दैत्य श्रेणी के लोग आते हैं, जिसमें तुला लगन है, मिथुन लगन है, कन्या लगन है, इन सबको यही कहते हैं कि भाई आपके लिए ये शुभ नहीं है सूर्य, आपको गुड़ की वस्तुएं दान करते रहना चाहिए, चाहे वो तुला लगन हो, चाहे कन्या लगन हो, चाहे मिथुन हो। जितने भी दैत्य श्रेणी के लोग हैं, वृषभ में है, तुला में है, समझे, तो आपको ये दान करनी है गुड़ की बनी हुई वस्तुएं। जो मीठा हलवा होता है, आटे का प्रसाद जो बनाते हैं हम, वो भी आप डोनेट कर सकते हैं। वो भी सूर्य का एक प्रतीक माना गया है। जिनको तो सूटेबल है उनको तो बल्ले बल्ले भी करा देता है, प्रसाद में मिलता है वो। लेकिन जिनके लिए हम डोनेशन बोलते हैं तो उनके तो पर्ची कटा देनी चाहिए कि जो मेरी तरफ से धर्म स्थान में इसकी पर्ची काट के संगतों में बांटना शुरू कर दो, खासकर सूर्य के दिन, रविवार के दिन। तो देखिए फिर सूर्य का नेगेटिव प्रभाव, चाहे वो मिथुन हो, चाहे कन्या हो, चाहे तुला हो, चाहे वृषभ हो, दैत्य श्रेणी वालों का दूर होता है। ठीक है, अच्छा जी। तो तुला लगन वालों के लिए ये भयंकर योग है, इसमें आपको बचाव करना पड़ेगा। 17 तारीख के बाद आपके सेकंड हाउस में सूर्य प्रवेश कर जाएंगे। अचानक फायदा भी मिलेगा फिर आपको, क्योंकि वो धन की वृद्धि हो जाएगी, वाणी में फिर से बल आ जाएगा, परिवार में फिर से एकता हो जाएगी। वो 17 तारीख के बाद होगा, संक्रांति के बाद। ठीक है, अब आइए वृश्चिक लगन की बात करते हैं। 8 नंबर जिनका लगन है, मंगल का ये लगन होता है। मंगल हो गए हैं अब अस्त, तो थोड़ा सा आप में ढीलापन आएगा। तो मैं तो कहता हूँ मेष और वृश्चिक वालों में थोड़ा ढीलापन आना चाहिए, क्योंकि इनको सबसे अधिक क्रोधी बनाया हुआ है भगवान ने। तो मंगल अस्त है आपके राशि में ही, आपके घर में ही, तो इसका फायदा होगा आपको। आपकी आंखों में जो लाली छाई रहती है वो कम हो जाएगी, चेहरे पे जो क्रोध होता है वो कम होगा, थोड़ी शांति आएगी। हाँ, जो लो बीपी के, जिनका रक्त विचार नीचे को जाता है ना, रक्तचाप, तो उनके लिए थोड़ी समस्या भी हो सकती है, क्योंकि ये और लो हो जाएगा। और मैंने बहुत सारे लोगों के मुख से सुना है कि बढ़ते हुए बीपी को तो कंट्रोल कर सकते हैं, लो बीपी का इलाज नहीं होता, फिर आदमी को मृत्यु तुल्य कष्ट तक ले जाता है। तो वो लोग थोड़ा सतर्क रहिए। जिनका 24 घंटे चढ़ा रहता है वो मध्यम रेंज में आ जाएंगे। ठीक है, तो वृश्चिक लगन वालों के लिए सूर्य है दशमेश, योगकारी होते हैं, क्योंकि केंद्र है बीच वाला, और वो भी दशम स्थान, जिसको राज दरबार कहा गया है, पिता का घर कहा गया, सरकार का घर कहा गया, कर्म स्थान माना गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट हाउस के स्वामी हैं और बड़ी खतरनाक जगह पे चल रहे हैं, ध्यान रखना पड़ेगा। 12th हाउस में, 12th हाउस वही है व्यय स्थान, वही है नुकसानकारी घर। तो 12वां घर जो है वहां पहुंच गया आपका दशम भाव का स्वामी। कारोबार में कोई ना कोई नुकसान हो सकता है, क्योंकि 10वां घर क्या आता है, बिजनेस, काम, कारोबार, व्यापार, कर्म। तो कारोबार में कोई ऐसी डील मत कर बैठिएगा कि घाटा पड़ जाए। पिता का घर होता है, 12वें घर में जाके नीच हो गया है, तो बच के रहिएगा। आपके पिता के साथ आपकी गड़बड़ हो सकती है, पिता से दूरी हो सकती है, क्योंकि 12वें घर में भी मृत्यु तुल्य प्रभाव होता है, जैसे 8वें घर में होता है। क्योंकि 12वें घर को अंतिम कहते हैं, समाप्ति का घर है ये। मोक्ष इसीलिए बोला गया है, लेकिन वो बहुत विशेष परिस्थितियों में ये मोक्ष होता है, सबके लिए मोक्ष नहीं होता। 1 लाख कुंडलियों के बाद मैं देखता हूँ किसी के लिए ये मोक्ष का घर है, अदरवाइज ये सबके लिए हॉस्पिटल, कानूनी अड़चने, नुकसान, घर से निकल जाना। विदेश का भी होता है, अगर कोई नेगेटिव ग्रह हो जाए तो विदेश में जाकर भी बहुत ज़्यादा संघर्ष करवाता है ये 12वां घर। तो थोड़ा सा संभलना पड़ेगा वृश्चिक लगन वालों को 16 नवंबर तक। उसके बाद ये आ जाएगा आपके लगन में, उतना ही दुगना चुगना तेज भी हो जाएगा। फिर क्या फायदा हुआ मंगल अस्त होने का। एक आग का गोला अस्त हुआ, एक आग का गोला लगन में पहुंच रहा है। तो ये 17 नवंबर से 5 दिसंबर तक आपके लगन में ही सूर्य रहेगा। फिर से चेहरे के ऊपर लाल लाइट जल जाएगी, फिर से वही तेज आ जाएगा, फिर से वही पराक्रम आ जाएगा, और फिर से वही क्रोध भी आ जाएगा। तो मैं यही आपसे कहूँगा कि क्रोध से बचिए, सूर्य देव को जल चढ़ाइए, गायत्री मंत्र का पाठ कीजिए, आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ सकते हैं आप। और राम भगवान जो हैं वो सूर्यवंशी हैं। बहुत क्रोध आए ना तो फिर श्री राम जी का नाम जाप करना चाहिए, तो उससे शांति आती है।
क्योंकि राम शब्द में जो म अक्षर है, म, जितने भी हमारे मंत्र हैं उनमें जो म अक्षर है, ओम, राम, श्री कृष्णम शरणम मम, मम, ये है सीक्रेट तरंगे पैदा करने का, स्पंदन पैदा करने का, म अक्षर। इसलिए राम 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 राम, ये बजरंगबली का मंत्र है। ये बजरंगबली ऐसे जाप करते हैं, राम। तो जो म अक्षर के ऊपर जब हमारे जीव और तालु का स्पंदन होता है तो यहां से फिर बीपी सेट होता है, याद रख लीजिए। तो वृश्चिक लगन वालों के लिए लगन में आ जाएंगे, लेकिन 17 नवंबर को, उससे पहले आपको भी बिल्कुल सतर्क रहना है, शुभ नहीं चल रहा। धनु लगन की बात करेंगे, जिनका सूर्य भाग्य स्थान का स्वामी है। ये एक योगकारी त्रिकोण होती है, लगन पंचम नवम, जिसको धर्म त्रिकोण कहते हैं। तो सूर्य देव का बहुत अधिक रोल है धनु लगन की कुंडलियों में, क्योंकि एक तो बृहस्पति है, एक मंगल है, एक सूर्य है, ये आपकी धर्म त्रिकोण है। इसमें भाग्य का जो स्वामी है ना, वो सारी कुंडली से पावरफुल होता है। 9वां घर, किस्मत की चाबी, 9th हाउस, की ऑफ कुंडली, ठीक है। तो जितना सूर्य आपका स्ट्रांग होगा उतने आप सफल होंगे। जितना सूर्य आपका कमजोर होगा, शनि के साथ चला गया, राहु के साथ चला गया, 6, 8, 12 में चला गया, उतने ही आपके जीवन में किस्मत की कमजोरी रहेगी, भाग्य की कमजोरी रहेगी। इसलिए थोड़ा समझें इस बात को कि सूर्य को आपको हमेशा ही स्ट्रांग रखना है, चाहे वो नीच राशि में हो, चाहे वो छठे घर में हो, चाहे वो 8वें घर में हो, चाहे वो 12वें घर में हो, किसी भी प्रकार से सूर्य कमजोर हो, अपने भाग्य के ग्रह को आपको मजबूत करना है। ऑरेंज या मैरून कलर यूज करना है आपको। माणिक रत्न धारण करना है, ध्यान से सुन लीजिए, चाहे वो छठे घर में हो, चाहे वो 8वें घर में हो, चाहे वो 12वें घर में हो। बहुत सारे लोगों को ये बात ही नहीं समझ आती, वो कहते हाय जी 6वें घर च जी इधर स्टोन पा सकते हैं, 8वें च पा। आपका भाग्य का ग्रह कमजोर हो गया, उसको मजबूत कीजिए। जो 6वें या 8वें या 12वें घर में राशि होती है उसका दान करना चाहिए, समझे, ये थ्योरी है एक। आपको सूर्य तो रखना है स्ट्रांग। अभी ये बता देता हूँ इस समय कहाँ है सूर्य, आपके एकादश यानी कि 11वें घर में है, लाभ स्थान में नीच है। तो प्रमोशन के चांस नहीं है, इनकम के चांस नहीं है, कहीं ना कहीं रुकावटें रहेंगी 16 तारीख तक। उसके बाद यही सूर्य 12th हाउस में चले जाएंगे, विदेश का योग खुल सकता है। 12वें घर में जाने से सूर्य के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का कार्य आप कर सकते हैं। अगर कोई विदेश के बारे में आप कुछ प्रयास कर रहे थे, उसमें जोर लगा दीजिएगा अगले 30 दिन। अन्यथा 12वें घर में भी सूर्य जाकर कुछ ना कुछ व्यय करवाएगा, खर्चा करवाएगा। होता ये नेगेटिव हाउस ही है, लेकिन दूर देश जाने के लिए ये 12वां घर काम आ जाता है। तो धनु लगन वाले संभल कर चलें, आपके भाग्य के स्वामी नीच राशि में 16 तारीख तक अधिक शुभ नहीं है। आपको तांबे में जल पीना है, माणिक धारण करके हमेशा ही रखना है, चाहे सूर्य नीच हो, उच्च हो, छठे में हो, 8वें में हो, आपका योगकारी ग्रह आपको हमेशा स्ट्रांग रखना पड़ेगा। अब आइए मकर लगन की बात करते हैं। शनिदेव का ये लग्न है। शनि और सूर्य की तो आपस में बनती नहीं, आपको पता है, हालांकि पिता पुत्र हैं। कथा अनुसार आपस में इनका मतभेद है, मनमुटाव है, 36 का आंकड़ा है। ज्योतिष पढ़ते हैं तो कहा जाता है कि सूर्य और शनि एक दूसरे के विरोधी हैं, शत्रु ग्रह हैं। इसलिए मकर लगन वालों के लिए सूर्य धुर विरोधी है, सूर्य घोर विरोधी है, सूर्य घोर शत्रु भाव लेकर आए हुए हैं। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसे शब्द? क्योंकि मकर लगन वालों के लिए अष्टम भाव के स्वामी हैं, मृत्यु स्थान के स्वामी सूर्य है। जहां जाएंगे, जहां बैठेंगे, मृत्यु स्थान का प्रभाव ले जाएंगे और गड़बड़ पैदा कर देंगे। इस समय आपके कर्म स्थान में नीच है, 10वां घर आपका काफ़ी डिस्टर्ब चल रहा है। जितने लोग मकर लगन के हैं और 16 नवंबर के बाद 11वें घर में चले जाएंगे, वहाँ थोड़ा इनका
मूड चेंज हो जाएगा, कहीं ना कहीं आपको लाभ देंगे, लेकिन 16 नवंबर तक परेशानी है आपका, क्योंकि ये है ही अष्टमेश, 8वें घर का स्वामी है। इसको आप शुक्र में परिवर्तित कर सकते हैं। कैसे? गाय को गुड़ वाली मीठी रोटी खिलाकर सूर्य के दिन यानी कि रविवार, गुड़, कनक, दलिया, मीठी रोटी, रोट बनाकर गाय को खिलाएं तो वो गोबर में परिवर्तित कर देगी। इसका मतलब है कि नीच के शुक्र का, अष्टमेश शुक्र का फल गोबर यानी कि शुक्र बन जाएगा, सूर्य का, माफ कीजिएगा, नीच के सूर्य का, अष्टमेश सूर्य का फल शुक्र बन जाएगा। गोबर जब बन जाएगा तो वो शुभ हो जाएगा। इसलिए आपको तो भाई ये सूर्य उच्च हो चाहे नीच हो, चाहे किसी भी घर में आ जाए, आपके लिए मुसीबतकारी है। गाय को मीठी रोटियां हमेशा खिलानी चाहिए। अब आइए कुंभ लगन। कुंभ लगन के लिए यही सूर्य लाभ स्थान के स्वामी हैं, एकादश भाव के, नीच है इस समय आपके भाग्य स्थान में। तो भाग्य में नीच सूर्य बहुत रुकावट पैदा करता है। चलते हुए कार्य, कुछ भी सोचा हो, ये बनाएंगे, ये करेंगे, ये होगा, कुछ भी नहीं होगा। 16 नवंबर तक अभी ये खराब है, लेकिन उसके बाद ये दशम भाव में चले जाएंगे तो फिर धीरे धीरे आप रिवाइव होंगे। 10वां घर कर्म स्थान का होता है। 17 नवंबर से आपके कर्म में फिर से जागृति आ जाएगी। तो थोड़ा सा आपका और मकर लगन वालों का उपाय लगभग एक जैसा ही है। तो आपको भी गुड़ वाली मीठी रोटियां गाय को खिलानी चाहिए रविवार के दिन, ठीक है। 16 नवंबर तक थोड़ा सा धीमा रहिए, क्योंकि भाग्य में बैठ गया नीच होकर, भाग्य में अभी रुकावट रहेगी। अब आइए लास्ट में, जो सबसे ज़्यादा वेट कर रहे होते हैं, और मुझे बहुत सारे मीन लगन के मित्र बोलते हैं, पंडित जी अपना हमने लगन सुनना होता है ना तो आपका सारा भाषण सुनना पड़ जाता है। तो वैसे तो जो भी मैं बोल रहा होता हूँ वो एक नॉलेज ही है, क्योंकि इसका अनुभव मैंने पिछले 22 साल 23 साल में इकट्ठा किया है, तब जाके आपके साथ साझा कर रहा हूँ। आपको बिल्कुल बृहस्पतिवार के दिन ये नॉलेज निःशुल्क दी जाती है। हालांकि ये भी एक क्लास का मैटर होता है, लोग इसके लिए स्पेशल क्लासेस लगाते हैं एस्ट्रोलॉजी की। मैं भी लगाता था कोविड से पहले, लेकिन अब कोविड के बाद प्रथा ही बदल गई है। तो ये क्लास ही है, पर बृहस्पतिवार है इसलिए ये निःशुल्क है, इसका कोई चार्ज नहीं है। हाँ, शेयर आप कर दिया कीजिए। शेयर करने से ज्ञान बढ़ता है, जितना बांटेंगे लोगों तक पहुंचेगा, तो वो भी एक तरह से इस ज्ञान को बढ़ावा देने वाला कार्य है, ठीक है। तो मीन लगन है जिनका सूर्य है नेगेटिव। क्यों नेगेटिव है? छठे घर के स्वामी हैं, एवर नेगेटिव है। जैसे मकर लगन के लिए एवर नेगेटिव है, 8वें घर के स्वामी है ना। तो मीन, मकर और कन्या के 12वें घर के स्वामी हैं। आप सबके लिए ये सूर्य शुभ अवस्था में नहीं होते। कभी भी आप रूबी मत पहनिएगा, ना मीन वाले, ना मकर वाले, ना कन्या वाले। उल्टा आपको दान करने सूर्य की वस्तुओं के। तो मीन लगन वालों के लिए रोग, शत्रु, कर्जे का स्वामी होता है सूर्य। अगर ये राहु या शनि के साथ हो कुंडली में तो आपके जीवन में मुसीबतें ही मुसीबतें रहती हैं, क्योंकि हर 30 दिन बाद राशि परिवर्तन होता है सूर्य का, एवरी 30 डेज। तो हर नए घर में जाकर नई मुसीबत देता है। इसीलिए लोग जब मुझसे पूछते हैं ना कुंडली कब दिखाएं पंडित जी आपको, तो मैं कहता हूं कि संक्रांति से 2 दिन पहले जरूर दिखा लीजिए, और साल में एक बार अपने जन्मदिन से 2 दिन पहले जरूर दिखा लीजिए, वर्षफल बन जाए। और हर महीने संक्रांत से पहले जरूर पूछ लीजिए कि सूर्य 30 दिन के लिए कहाँ जा रहा है। जैसे मीन लगन हो, मकर लगन हो, कन्या लगन हो, इनके लिए हर 30 दिन में सूर्य ने नेगेटिविटी पैदा करनी होती है। तो इनको तो हम दान बताते हैं। जैसे मेष हो, वृश्चिक हो, सिंह हो, धनु हो, इनको सूर्य ने फायदा देना होता है। इनको हम बताते हैं कैसे स्ट्रांग करना है। तो ये संक्रांति जो होती है उस दिन सूर्य राशि बदलेगा, उससे 2-3 दिन पहले कुंडली दिखा लेनी चाहिए कि इस बार 30 दिन कैसे जाएंगे। ये बहुत बड़ा सीक्रेट है कुंडली का, ठीक है। तो मीन लगन वालों के लिए इस समय तो है अष्टम स्थान में, और भी खराब माने जाते हैं वैसे तो, क्योंकि नीच राशि में चले जाते हैं। हालांकि 6 का स्वामी 8 में चला जाए तो विपरीत योग होता है, पर वहां जाके भी नीच हो गया तो थोड़ा दिल को डरा डरा सा ऐसा एहसास होगा कि पता नहीं कल क्या होना है, ऐसा फीलिंग आ जाती है जब अष्टम भाव में भी नीच हो जाए वो ग्रह जो हमें शक्ति देने वाला ग्रह होता है। तो वो गड़बड़ है आपका अभी। तो उसके बाद आपके भाग्य स्थान में चला जाएगा, वहां भी ये सही नहीं होता क्योंकि आपके छठे घर का स्वामी है। तो इसलिए आपको हमेशा ही गाय को गुड़ वाली मीठी रोटियां खिलानी चाहिए ताकि
सूर्य का जो प्रभाव है वो चेंज हो जाए। गुड़ या कनक या दलिया आपको विसर्जन करना चाहिए ताकि वो जीव जंतुओं को मिले, आपके लिए वो दान हो जाए, या किसी ज़रूरतमंद को भी दे सकते हैं। कनक जो आटा बनाकर अपने घर का भोजन चला ले। तो आपको हमेशा ही सूर्य का दान करना है 3 जानों को। किस किस को? 3 जानों को हमेशा ही सूर्य का दान करना है। एक तो जिनके लिए छठे घर के स्वामी हैं मीन लगन वालों को, जिनके लिए मृत्यु स्थान के स्वामी हैं मकर लगन वालों को, और जिनके लिए व्यय स्थान के स्वामी हैं कन्या लगन वालों को। सदा आपको दान करना है। कभी भी गुड़ का सेवन नहीं करना है। चॉकलेट भी नहीं खानी चाहिए, वो भी गुड़ जला होता है, समझ गए? गुड़ वाली गच्चक आने वाली है, बिल्कुल नहीं खानी चाहिए इन 3 लगन वालों को। तो ये सारा ध्यान आपको रखना है। ये था मित्रों मेष से लेकर मीन लगन तक नीच सूर्य 16 नवंबर तक। अभी थोड़ा अनिष्टकारी है। 17 तारीख से इसकी नेचर बदल जाएगी जब यही सूर्य अपने मित्र मंगल की राशि में चले जाएंगे। इसी के प्रभाव से मंगल ग्रह जो हैं वो अस्त रहेंगे, क्योंकि अगले मार्च तक मंगल, शुक्र और बुध सूर्य के साथ साथ रहेंगे। कभी कोई वक्री, कभी कोई अस्त, ऐसे चलते रहेंगे। इस महीने के गोचर में मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था काफ़ी परिवर्तन होना है। मंगल अस्त, बृहस्पति वक्री होने हैं 11 तारीख को, बुध वक्री होने हैं 9 तारीख को, और सबसे बढ़िया शनिदेव मार्गी हो जाएंगे। अभी किसी ने लिखा था भाई साहब ने, तो मैं फ्लो में था इसलिए उत्तर नहीं दे रहा था। अब मैं बताता हूँ, जब शनि 29 तारीख को मार्गी हो जाएंगे तो जमीन जायदाद का काम हो, प्रॉपर्टीज़ का काम हो, लोहे का काम हो, वो थोड़ा सा फिर से चैनल पे आ जाएगा। ठीक है, तो वेट करनी है हमें 29 नवंबर की। उससे पहले तो मैंने आपको डेट्स बता दी हैं। सूर्य नीच है तो वेट करनी है हमें 17 नवंबर की। तो ये है इस महीने का गोचर। और ये गोचर अब मुझे पता नहीं है आपको जितना समझ आता है उसके हिसाब से आप रेमेडीज़ कर लिया कीजिए, जो जो मैं आपको बताता रहता हूँ। दैत्य श्रेणी वालों के लिए तो इसकी डोनेशन होती है। देव श्रेणी वालों को जब भी आपका शुभ ग्रह वीक हो जाए, कमज़ोर हो जाए, नीच हो जाए, तो श्री राम जी की शरण में जाना चाहिए। वहाँ सूर्य संबंधी वस्तुएं अर्पित करनी चाहिए और स्वयं एक रूबी पहनना चाहिए। इसको माणिक्य कहते हैं। ठीक है, इससे फ़ायदा हो जाता है कि आपका वो सूर्य स्ट्रांग हो जाएगा। जैसे मैं स्वयं हूँ तो मेरे 3 स्टोन तो बनते हैं, पुखराज, मूंगा और मोती, लेकिन मैं माणिक भी पहनता हूँ। दशमेश है ये, कर्म स्थान का स्वामी है, सरकार के घर का स्वामी है। तो इसको स्ट्रांग रखना है। अब जिस राशि में जाकर ये नीच हो रहा है उसके दान करने होते हैं हम लोगों ने, जिन्होंने माणिक पहना है। तो हमने शुक्र बांटना होता है, समझ गए बात को? उससे फिर ये फायदा करता रहता है। इस तरह का कोई वहम नहीं है कि कोई ग्रह छठे घर में है या 8वें घर में है या 12वें घर में है उसका स्टोन नहीं पहन सकते। ये एक टेक्निकल बात है। अगर हमारा योग कार्य है तो उसका स्टोन पहनना पड़ेगा। जिस घर में जो राशि है उसके दान करने पड़ेंगे। ये जिसने समझ लिया, जिसने इस कंफ्यूजन को दूर कर लिया, वो मैं समझूंगा कि ज्योतिष को थोड़ा सा समझ पाया। नहीं तो बहुत सारे लोग बार बार यही सवाल पूछते रहते हैं कि ये तो छठे घर का स्वामी है, ये तो 8वें घर में चला गया, ये तो 12वें का भी स्वामी है। तो जो 2 राशियां होती हैं, जैसे मकर और कुंभ, मेष और वृश्चिक, वृषभ और तुला, मिथुन और कन्या, 2 राशियां होगी ना। अगर एक राशि योग कारक त्रिकोण में आ गई, धर्म त्रिकोण में, तो दूसरी राशि का फल अशुभ नहीं होता। याद रख लीजिए, ये भी एक टेक्निक है, हमें महर्षि पराशर की सिखाई हुई है। तो ये बहुत बढ़िया रोचक विषय है, ये इंटरेस्टिंग। चलिए मित्रों, हमारा लाइव पूरा हो गया है। ग्रह गोचर आपने इस महीने के सुन लिए हैं और सूर्य देव का आपने पूरा गोचर भी समझ लिया है। अभी लाइव को बंद करने से पहले नीचे आपके कमेंट्स देख लेते हैं, अगर कोई किसी का जनरल क्वेश्चन है, नहीं तो फिर आपसे इजाज़त लेते हैं। सबसे नीचे नाम है हरीश कुमार। राम राम पंडित जी लिख रहे हैं, आपका स्वागत है हरीश जी, जय श्री राम। उसके ऊपर है प्रेम कटौरा, सत श्री अकाल लिख रहे हैं गुरु जी, बहुत बहुत स्वागत, सत श्री अकाल।
उसके ऊपर पूनम जी ने लिखा कन्या लगन का क्या उपाय कराएं। कन्या लगन के लिए भी डोनेशन की रेमेडीज ही होती हैं, ठीक है। उसके बाद है विजेंद्र पाल जी, और पीजेएस ने लिखा बाई बर्थ सन एट द 8th हाउस ऑफ द तुला लग्न। तो ये आपके लिए ठीक नहीं है। तुला लगन को तो वैसे ही सूर्य का मैं बताता रहता हूँ कि गाय को ही खिलाना चाहिए। अगर पॉसिबल हो तो बृहस्पति और शुक्र का भी लगन वैसे ही अपडेट करें। पूनम जी का ये प्रश्न है, तो प्रयास करेंगे। जब बृहस्पति ने वक्री होना है 11 नवंबर को, उसके बाद बृहस्पति का चेंज, उसके फल बताऊंगा। और जब शुक्र लास्ट में जाकर 26 या 29 को है, देख के दोबारा बता देता हूँ, शुक्र चेंज होना है 26 नवंबर को, तो उस समय उसका अपडेट मैं करूंगा, क्योंकि जो जो ग्रह पहले आ रहा है उसका नंबर पहले होता है। तो आज सूर्य देव का जो गोचर है वो मुझे पहले मिल रहा है। सबसे पहले तो मंगल अस्त का मिल गया है, क्योंकि मंगल अभी अस्त हो गया है। तो मंगल अस्त तो मैं कहता हूँ अच्छा ही होता है। गुस्से कम होंगे, लोगों के झगड़े कम होंगे, लड़ाइयाँ कम होंगी, है ना, एक दूसरे से तकरार कम होगी। मंगल जब तेज होता है ना तो झगड़े ही करवाता है। तो मंगल अस्त तो अच्छा ही है। मेरी ये थ्योरी है। ज्योतिष पढ़ेंगे तो वो तो कहेगा कि जो ग्रह अस्त होता है वो उसका प्रभाव कम हो जाता है, ये है वो। ऐसा नहीं है ना। मंगल जैसा ग्रह अस्त अच्छा है। गौतिन एंग्रिश स्वागत है। विजेंद्र पाल जी ने लिखा 8th शनि मकर लगन में नीलम धारण किया जा सकता है। 100% धारण किया जा सकता है। मकर लगन को सेहत भी शनि ने देनी है और पैसा भी शनि ने देना है। अगर वो 8th हाउस में है तो आपका लग्नेश और धनेश कमजोर है। यही तो अभी समझा कर हटा हूं मैं। आपको नीलम धारण करना चाहिए। 8वें घर में जो राशि है जहां पर शनि है उसकी डोनेशन होती है, ठीक है। नीलम आपको धारण करना पड़ेगा। अगर आपका लग्नेश और धन पैसा देने वाला ग्रह ही 8वें घर में चला गया है तो सेहत भी बिगड़ेगी, पैसा भी बर्बाद हो जाएगा अगर शनि कमजोर किया। ना तो आप शनि का दान करें। अगर आपने किसी को अपनी चप्पल जूता दान कर दिया, काले चने दान कर दिए, सरसों का तेल दान कर दिया, तो पैसा बर्बाद हो जाएगा, सेहत खराब हो जाएगी, क्योंकि वो पहले ही दान हुआ पड़ा है 8वें घर में। आपको स्ट्रांग करना है। आपको शनिदेव के मंदिर जाकर तेल अभिषेक करना है, नीलम रतन धारण करना है, काले कपड़े पहन कर रखने हैं। सिंपल बात है। और वहाँ पर आपके राशि आती है 5 नंबर, जहाँ पे ये पहुँच गया 8वें घर में, तो वहाँ पे सूर्य की राशि है। तो गुड़ कनक दलिया आपको दान करना है या गाय को खिलाना है। चलिए, ये बहुत लोगों को कन्फ्यूजन है 8वें घर का, 12वें घर का, 6ठे घर का। इसको जिसने समझ लिया वो अपने ग्रह को बचा जाता है। जिसको नहीं समझा, मान लीजिए आप किसी झोला छाप ज्योतिषी ने बोल दिया 8वें घर में शनि है, काले माँ जल बहा दो 800 ग्राम, है ना, 8 चप्पल दान कर दो, 8 ये कर दो, बर्बाद कर देते हैं। ये ज्योतिषी बर्बाद कर देते हैं जातक को, क्योंकि ये खेल है टेक्निक का। और नालायक ज्योतिषियों को पता नहीं है झोला छाप को, वो बर्बाद करते हैं। फिर जब लोग बर्बाद हो जाते हैं फिर कहते हैं भाई ज्योतिषियों के पीछे लगकर बर्बाद हो गए। उसके पीछे बहुत बड़ी टेक्निकल बातें हैं। बर्बाद करने वाले भी यही हैं, झोला छाप घूम रहे हैं दुनिया में आपके आसपास। तो बचना पड़ेगा। जो वर्ल्ड में वार हो रही हैं उनका कोई सल्यूशन हो सकेगा? हाँ बिल्कुल, उसमें भी थोड़ी अब मंगल अस्त होने से कुछ ना कुछ सॉल्यूशंस की तरफ। मैंने तो पहले ही बोल दिया था मंगल वृश्चिक राशि में जा रहा है। अब जो भी युद्ध होंगे उनका अब कोई मतलब निकलेगा, रिजल्ट निकलेगा। वृश्चिक में मंगल अस्त हुआ है तो ये मत समझ लेना कि पटाखे नहीं बजेंगे। पटाखे तो बजेंगे, लेकिन लो डेंसिटी के बजेंगे, धीमा धीमा। और अब उनका कोई सोल्यूशन निकलेगा। है अपने ही राशि में है। ये ना समझ लेना कि सोने लगा मंगल। सोने नहीं लगा, थोड़ी आंख मूंदने लगा है। सूर्य पहुंचने भी लगा है 17 तारीख को वहां पे मंगल की राशि वृश्चिक में। फिर से तेजी भी आ जाएगी। चलिए, विजेंद्र पाल जी ने धन्यवाद लिखा है। शुक्रिया विजेंद्र जी। हो सकता है आपको समझ आ गई हो जो मैंने लिखा है। और सबसे नीचे है झुमू गुलेरिया जी, आपका स्वागत है जो लोग इस समय लाइव में मेरे साथ जुड़े हुए हैं। चलिए मित्रों, 1 घंटा 20 मिनट का लाइव हो गया है और सिर्फ 5 लोगों ने इसको शेयर किया है। 26 लोग अभी भी देख रहे हैं। 5 लोगों ने शेयर किया है, शाबाश आपका। 26 लोग देख रहे हैं, 5 लोगों ने शेयर किया है।
चलो, इसको कहते हैं फ्री की चीज़ की कोई वैल्यू नहीं होती। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं पंडित जी फ्री में जब आप बताते हो ना आपकी कोई वैल्यू नहीं डालते लोग। चलिए 36 लोगों ने शेयर किया, मजाक कर रहा हूँ। सो दोस्तों, आज का लाइव यहीं पे समाप्त करते हैं। जो लोग अपनी कुंडली मिलकर दिखाना चाहते हैं उनके लिए मैं अनाउंस कर चुका हूँ, मैं 2 घंटे रोज़ बैठता हूँ, संडे और थर्सडे छोड़कर। और जो लोग नहीं आ पाते ना, वो मुझे कहते रहते हैं, मुझे पता है, मैं सिर्फ 2 घंटे बैठता हूँ। बड़े लोग दुखी हो जाते हैं इससे कि भाई मिलना होता है तो क्या करें, संडे भी नहीं बैठते आप, संडे हमारी छुट्टी होती है। संडे मेरे अपने बहुत सारी एंगेजमेंट्स होती हैं, मुझे बहुत सारे इनविटेशंस आए होते हैं, कभी किसी कार्यक्रम में, कभी किसी संस्था में, किसी कहीं ना कहीं संडे के तो बहुत सारे प्रोग्राम आ जाते हैं। और जो बृहस्पतिवार है वो गुरुओं को समर्पित होता है। उस दिन घर के बहुत सारे काम इकट्ठे कर लेता हूँ मैं कि यहाँ पे कील लगानी है, यहाँ पे सुराख करना है, यहाँ पे फ़ोटो टांगनी है। ठीक है, तो ये 2 दिन तो ऐसे ही हैं। बाकी दिन इवनिंग में बैठता हूँ, 5 से 7 बैठ रहा था, अब मैं 4 से दोबारा शुरू कर दूंगा क्योंकि 7 बजे बहुत ज़्यादा गहरा अंधेरा हो जाता है। तो कल से ही कर दूंगा, चलिए कल ही 4 से 6 में बैठ जाऊंगा मैं। 4 बजे आप लोग आ सकते हैं जो ऑफिस आके मिलना चाहते हैं, नहीं तो आप दुनिया के किसी हिस्से से सुन रहे हैं मुझे फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, चाहे वो कंट्री से बाहर हैं, चाहे वो स्टेट से बाहर है, चाहे वो सिटी के बाहर है, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आप सबके पास है। उसमें आपको अपना नाम लिखना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल क्लियर करके लिखनी है, टाइम ऑफ बर्थ लिखना है, प्लेस ऑफ बर्थ लिखना है, ये 3 चीज़ें लिखनी है। और वॉइस मैसेज बनाना है अपने प्रश्नों का, क्योंकि वॉइस मैसेज इसलिए मैं बोल देता हूँ, इतना लंबा लिखना कई लोगों को नहीं ठीक लगता, लेकिन डेट, टाइम, प्लेस और नाम लिखना है आपको। ठीक है, तो जाके वो मैं पढ़ता हूँ, उससे हम अपने कंप्यूटर में कुंडली निकालते हैं और फिर जो आपके जो वॉइस मैसेज होते हैं उनसे हमें पता चलता है कि आप जो प्रश्न पूछ रहे हैं क्या वो आपकी कुंडली से मैच हो रहे हैं। तो मुझे पता चलता है ये दशा अंतरदशा सही निकल आई है, ये लग्न सही निकल आया। कई बार लोग एस्ट्रोलॉजर को कहते हैं आप बताइए जी ये हमारी डेट ऑफ बर्थ है, तो उसमें थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है बताने में, क्योंकि अगर आपका टाइम थोड़ा इधर उधर हुआ, लगन बदल गया, दशा बदल गई, तो आपको जो एस्ट्रोलॉजर बताएगा वो मैच ही नहीं करेंगी बातें। इसलिए हम हमेशा ये प्रयास करते हैं, कुंडली बनाते हैं और आपसे पूछते हैं आप क्या पूछना चाहते हो। जब आपका पहला प्रश्न हमारे पास आता है तो फिर हम देखते हैं क्या जो ये प्रश्न इनके मुख से निकला है, इस कुंडली की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा बता रही है कि इस पोजीशन में है। अगर है तो मैं कहता हूँ बिल्कुल सही आपकी कुंडली है, तो आपके ये उपाय होंगे। ठीक है, सो आपको वॉइस मैसेज अपने प्रश्नों का बनाना होता है। वो आप, मेरा व्हाट्सएप नंबर मैं रिपीट कर देता हूँ, 9872065786 है। मेरे फेसबुक के प्रोफाइल में भी है, वो कवर पिक्चर में भी है, बार बार हर जगह लिखते रहते हैं, भाई लोग भी लिखते रहते हैं। तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हैं, जो अपनी कुंडली दूर देश बैठकर, दूर स्टेट में बैठकर, शहर में दूर बैठकर, क्योंकि लुधियाना भी कोई छोटा नहीं है, मैं लुधियाना के एक छोर पे हूँ, मुल्लांपुर के पास हूँ। तो चंडीगढ़ रोड वाले देखिए कैसे आते हैं मेरे पास, दिल्ली रोड वाले, जलंधर बाईपास से बहुत दूर से आते हैं लोग। तो लुधियाना में भी अगर आप दूर बैठे हैं तो भी आप व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क में रह सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ सूर्य का ये लग्न, गोचर, नीच राशि के विषय में, उसके उपाय कैसे करने चाहिए, देव ग्रुप वालों को मजबूत करना है, दैत्य ग्रुप वालों को डोनेशन करनी है, ये आपको समझ आई होगी बात। और जो नवंबर की हलचल मैंने बताई है, मंगल अस्त, गुरु वक्री, बुध वक्री, शनि मार्गी, ये बहुत बड़ी चेंज है। इसमें जिस दिन शनि मार्गी हो गए 29 नवंबर को, उस दिन हमारे लिए बहुत बड़ा राहत का समय सबके लिए शुरू हो जाएगा, चाहे वो कोई भी लग्न हो, कोई भी राशि हो। सो वेट है हमें, एक तो ये सूर्य नीच राशि से निकल जाए, एक शनिदेव मार्गी हो जाए। ठीक है, तो इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को मैं विराम लगा रहा हूँ, इजाज़त दीजिए। ओम नमः शिवाय, जय श्री राम, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, भारत माता की जय।